प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने व्यवहारवादी क्रांति के बारे में अध्ययन किया था। तो व्यवहारवादी जो क्रांति या आंदोलन था, वो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विरोध में प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना, अर्थात एक नए राजनीतिक विज्ञान की स्थापना करना था। लेकिन अपनी स्थापना के 20 वर्षों में व्यवहारवादियों ने स्वयं ये अनुभव किया कि उनके द्वारा जो ये प्रयास किए जा रहे हैं उनमें बहुत आधारभूत कमियां हैं। उन्होंने न केवल राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बनाने में उनके हाथों में असफलता लगी, बल्कि अपने युग की जो ज्वलंत सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं थी उनका समाधान करने में भी वे असफल रहे। तो इसी असंतोष ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति को जन्म दिया। व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन थे और डेविड स्टन को ही उत्तर व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में इस क्रांति की घोषणा की। इसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। व्यवहारवादी आंदोलन जब अपनी सफलता की चरम सीमा पर था तो उसी समय समाज में अनेक सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं और संकट विद्यमान थे, जैसे परमाणु युद्ध का भय, अमेरिका में गृह युद्ध, वियतनाम में घोषित युद्ध, शीत युद्ध, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण आदि समस्याओं ने व्यवहारवाद के सामने अनेक चुनौतियां पेश की। व्यवहारवाद इन समस्याओं की उचित व्याख्या करने तथा इनका समाधान करने में सफल नहीं रहा और उन्होंने मूल्य निरपेक्षता तथा प्रविधियों की आड़ में अपने वास्तविक उत्तरदायित्वों की तरफ मुंह मोड़ लिया था। व्यवहारवाद की यथार्थवादिता से वे इतने दूर चले गए थे कि उनकी राजनीतिक निष्ठा ही समाप्त हो गई थी। तो इस तरह की परिस्थितियों ने व्यवहारवादी क्रांति की निरर्थकता या कमियों को उजागर किया और उसमें सुधार करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तो इस तरह से जिस तरह से परंपरागत दृष्टिकोण के विरोध में उसकी असफलताओं के कारण व्यवहारवादी क्रांति का जन्म हुआ था, उसी तरह से जो व्यवहारवाद में कमियां थी उन कमियों के विरोध में या उन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का या उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। व्यवहारवाद की कठोर आदर्शवादिता समकालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान का कोई सर्वमान्य हल नहीं बता सकना, यही उसकी असफलता के कारण थे। तो इस स्थिति में डेविड स्टन ने 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में व्यवहारवाद के प्रति असंतोष व्यक्त किया और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उन्होंने सूत्रपात किया। उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए थे। एक प्रासंगिकता, रिलीवेंस, तथा दूसरा था कार्यात्मकता, एक्शन, कि जो भी अध्ययन हो वो प्रासंगिक होना चाहिए और दूसरा वो कार्यात्मकता होना चाहिए। तो ये दो प्रमुख लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए थे। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ एवं परिभाषा। डेविड स्टन, जिसे व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है और जिसे उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है, तो डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीतिक विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत अर्थात व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। तो उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया, विकास है न कि अनुरक्षण, आगे की दिशा में एक कदम है न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। यह आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। तो इस तरह से डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को कहा कि ये एक वास्तविक क्रांति है, ये भी एक परिवर्तन है।
ये प्रतिक्रिया, नए की प्रतिक्रिया, ये प्रतिक्रिया व्यवहारवाद के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि ये क्रांति है, ये विकास है, क्योंकि उसमें व्यवहारवाद की कमियों को दूर करता है। न कि अनुरक्षण, आगे की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे हटने की प्रवृत्ति। यह एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। डेविड स्टन ने आगे लिखा है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति न तो राजनीतिक शोध को किसी स्वर्ण युग की ओर लौटने का प्रयास है और न ही इसका मंतव्य किसी पद्धति दृष्टिकोण विशेष का विनाश करना है। एक ऐसा सकारात्मक आंदोलन है जो प्रति सुधारों की अपेक्षा सुधारों पर जोर देता है। तो हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति है, उस उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ने परंपरागत दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है और उसको राजनीतिक विज्ञान के विकास को आगे की ओर बढ़ाया है। इसलिए इसको भविष्योन्मुखी भी कहा जाता है, जो राजनीतिक विज्ञान की नई दिशा में ले जाने तथा उसको यथार्थवादी बनाने पर बल देता है। ये व्यवहारवाद विरोधी नहीं है, बल्कि राजनीतिक विज्ञान का विकास करने वाली एक क्रांति है। ये परंपरागत दृष्टिकोण की उपयोगी बातों को स्वीकार करता है तथा व्यवहारवादी की कमियों को दूर करता है। उत्तर व्यवहारवाद, डेविड स्टन ही इसके जनक माने जाते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद को हम पूरी तरह से जब स्पष्ट करते हैं तो दो तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि चूँकि उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया था, जबकि व्यवहारवादियों ने उसकी उपेक्षा की थी, तो कई उन पर ये आरोप लगाते हैं कि ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति है, जबकि वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, क्योंकि ये परंपरागत दृष्टिकोण के जो अच्छी बातें हैं, जैसे उनका उस समय की जो मूल्यों का अध्ययन है, उस मूल्यों के अध्ययन को ये स्वीकार करते हैं। साथ में इसने व्यवहारवादियों की जो अच्छी बातें हैं उनको भी इसमें स्वीकार किया गया है। तो ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि उसमें एक सुधार आंदोलन है जो उसमें सुधार पर बल देता है। इसके अलावा इसमें उत्तर व्यवहारवादियों ने परंपरावादियों की तुलना में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो इस तरह से ये परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, ये व्यवहारवाद में सुधार आंदोलन है। यद्यपि जो उत्तर व्यवहारवादी थे उन्होंने व्यवहारवादियों की आलोचना की, परंतु उनकी आलोचना निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक नहीं है, बल्कि रचनात्मक है, सुधारात्मक है। वे व्यवहारवाद में अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं और उनकी जो कमियां हैं उन कमियों में वो सुधार लाने पर बल देते हैं। तो एक तरह से सुधार आंदोलन है। उत्तर व्यवहारवाद को हम समन्वयवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दो विरोधी दृष्टिकोणों को, एक परंपरागत दृष्टिकोण जो मूल्यों पर बल देता है और एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो केवल तथ्यों पर बल देता है, मूल्यों की उपेक्षा करता है, इन दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं, अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण के मूल्यों को और व्यवहारवाद के तथ्यों को, दोनों को ही इसमें महत्व दिया गया है, दोनों को ही इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसको हम समन्वयवादी विचारधारा भी कह सकते हैं। ये राजनीतिक विज्ञान के विकास की निरंतरता को भी प्रकट करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जो विकास हुआ है वो परंपरागत दृष्टिकोण, इसके बाद व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद। तो इस तरह से ये राजनीतिक विज्ञान के विकास की निरंतरता को व्यक्त करता है। तो इस तरह से उत्तर व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण व्यवहारवाद की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करता है, उसमें सुधार लाता है। भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण है, एक उपयोगी दृष्टिकोण है जो राजनीतिक विज्ञान की को वैज्ञानिक भी बनाता है और उसकी जो व्यवहारवादी की कमियां हैं उनको दूर भी करता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ।
तो देखते हैं मूल रूप से जो कारण हमारे सामने आते हैं वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ आती हैं, तत्कालीन जो राजनीतिक शोध के प्रति गहरा असंतोष की भावना आती है, एक उचित भविष्यवाणी का अभाव भी है। तो इन कारणों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण थे जिन्होंने व्यवहारवाद के विरोध में या व्यवहारवाद के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए एक उत्तर व्यवहारवादी क्रांति को जन्म दिया। तो पहला जो कारण हमें दिखाई देता है वो ये है कि व्यवहारवादियों ने सामाजिक विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान में आधारभूत अंतर की उपेक्षा की। व्यवहारवादियों की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की कोशिश की, जबकि हम जानते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है और प्राकृतिक विज्ञान है उनमें आधारभूत अंतर पाया जाता है। दोनों की अध्ययन पद्धतियों में अंतर पाया जाता है, अध्ययन के तथ्यों में अंतर पाया जाता है, अध्ययन के तरीकों में अंतर पाया जाता है। तो हम जो भी सामाजिक विज्ञान है हम उनको प्राकृतिक विज्ञान नहीं बना सकते। हम एक उदाहरण लें कि जो प्राकृतिक विज्ञान है उनमें अध्ययन की जो इकाई है वो पदार्थ होती है और पदार्थ पर समय, स्थान और परिस्थितियों का बहुत सारा प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि हम जानते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उन सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन की इकाई है वो व्यक्ति होता है और व्यक्ति के व्यवहार पर समय, स्थान और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें व्यवहारवाद की जो कमियां हैं उन पर भी मतलब इस तरह की उन्होंने व्यवहारवादियों ने इन्हें प्राकृतिक विज्ञान बनाने की कोशिश की थी। दूसरा है मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ। व्यवहारवादियों का मत था कि मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठ में वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, परंतु उनके अनेक प्रयासों के बावजूद भी वो मानव व्यवहार के निश्चित नियमों के बारे में तथा मानव व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करने में असफल रहे। इस असफलता के प्रति असंतोष ने उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो जो मानव व्यवहार के निश्चित नियमों की खोज करने चले थे व्यवहारवादी, और उनका पूरा प्रयास ये था कि हम मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में निश्चित नियम और सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते हैं, तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और साथ ही उसके आधार पर वो भविष्यवाणी करने में भी असफल रहे। तो इन्होंने भी उत्तर व्यवहारवादी क्रांति को बल दिया। व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की। हम जानते हैं कि जो व्यवहारवादी थे उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिकता के नाम पर केवल तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया था और मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा की थी। उनकी इन मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के कारण तत्कालीन समाज की जो सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं थी उनकी तरफ राजनीतिक शास्त्रियों का ध्यान नहीं गया और मानव जाति संकट में फंस गई थी। तो इस स्थिति में उत्तर व्यवहारवादियों ने महसूस किया कि हम केवल निरर्थक शब्द जाल बनते जा रहे हैं और एक मानव का जो निश्चित व्यवहार है उसके बारे में हम वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो अध्ययन है वो पूरी तरह से मूल्यों से रहित है और अपने युग की समस्याओं की तरफ हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वो पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। व्यवहारवादियों की प्रासंगिकता एवं निष्क्रियता, अप्रासंगिकता, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। व्यवहारवादियों की अप्रासंगिकता एवं निष्क्रियता है ये। व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर अपने आप को अत्यधिक व्यस्त कर लिया, जिसके कारण समकालीन सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस समय विश्व के सामने अनेक समस्याएं उपस्थित थी, जैसे शीत युद्ध, साम्यवाद का प्रसार, आणविक युद्ध का खतरा, नवस्वतंत्र एशियाई देशों की तानाशाही, शासन के बढ़ने की संभावना, अमेरिका में नस्लीय भेदभाव, नागरिक अधिकार आंदोलन। ये ऐसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे थे जिनसे विश्व उस समय काफ़ी जूझ रहा था। तो
तो इन समस्याओं की तरफ व्यवहारवादियों ने ध्यान नहीं दिया, तो उनका जो अध्ययन था वो अप्रासंगिक और निष्क्रिय हो गया था। तो इस कारण भी उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ है। तो ये कारण थे जिन्होंने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति को जन्म